Hello friends, I hope you are doing good and preparing well for your upcoming exams. So the topic for today's class is chemical equilibrium. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, equilibrium that is established in chemical processes, basically chemical reactions. So हम chemical equilibrium स्टार्ट करें इसके पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जिसके एनालॉजी के थ्रू हम केमिकल इक्विलिब्रियम को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अब हमारे पास एक बकेट है जिसमें हम वाटर फिल कर रहे हैं किसी टैप से और वाटर का रेट ऑफ इनफ्लो 0.2 लीटर्स पर सेकेंड है। तो हम कुछ देर वाटर को एक्यूमुलेट होने के लिए छोड़ते हैं और फिर इसके बाद बकेट के बॉटम में एक होल कर देते हैं जिससे आउटलेट का भी रेट आउटफ्लो का भी रेट 0.2 लीटर्स पर सेकेंड हो। तो जब हम ऐसा करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि वाटर का लेवल कांस्टेंट हो जाता है। वाटर का लेवल उसके बाद चेंज नहीं होता है क्योंकि इनफ्लो और आउटफ्लो का रेट सेम है। सो इसके थ्रू हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं। The stage at which all the measurable properties of the system like concentration, pressure, color, temperature, density, refractive index, etc. become constant is called state of chemical equilibrium. इसको पॉज कर दीजिए। So rate of inflow and rate of outflow are same. So level of water is constant. So in this case the measurable property is volume. इस केस में वॉल्यूम मेजरेबल प्रॉपर्टी है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कांस्टेंट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बकेट विल बी कांस्टेंट। तो इसके बाद हम देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है। हम इसके लिए एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं जैसे A changing to B. For example, let us consider a reaction in which A is the reactant and B is the product. The double arrow indicates that the reaction is reversible. So initially हमारे पास केवल सिस्टम में केवल रिएक्टेंट होता है तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बिल्डअप होना शुरू होता है प्रोडक्ट वापस से रिएक्ट करके रिएक्टेंट को जनरेट करता है। तो पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होता है। कंसंट्रेशन ऑफ ए के डिक्रीज होने के कारण रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होता है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो हमारे पास एक ऐसा स्टेज आता है जब दोनों रिएक्शंस का रेट सेम हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाता है। इस स्टेट को हम स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अगर हम इसको ग्राफ पे डिनोट करें जैसे अगर हम y एक्सिस पे रेट को लेते हैं और x एक्सिस पे टाइम को लेते हैं तो रेट ऑन y एक्सिस एंड टाइम ऑन x एक्सिस। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट टाइम के साथ डिक्रीज होता है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट टाइम के साथ इंक्रीज होता है और एक ऐसा स्टेज आएगा जब दोनों का रेट सेम हो जाएगा। तो ये स्टेज है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम है। दिस इज फॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और नीचे वाला ग्राफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है। दिस इज फॉर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो स्पेसिस का कांस्टेंट होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है। स्पेशल केस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो भी सकता है लेकिन ज़्यादातर केस में नहीं होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो सकता है इसके लिए हम तीन केस कंसीडर करते हैं। जैसे
इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव हो सकता है रिएक्शन में। जैसे मान लीजिए 10% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, उस समय भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। 70% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, उस समय भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। 99% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, उस समय भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। तो इसके लिए हम 3 केस कंसीडर करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम A 1 मोल्स पर लीटर लेते हैं और फर्स्ट केस में इक्विलिब्रियम जब अचीव होता है तो 20% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका A का 1 मोल पर लीटर है और इसको 1 m लिख सकते हैं और हमारे पास B 0 है। तो जब ये 20% कन्वर्ट हो जाएगा B में, तो एट टाइम t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम हमारे पास 0.8 मोल्स पर लीटर बचेगा A का कॉन्सेंट्रेशन, और B का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.2 मोल्स पर लीटर होगा। और फिर दूसरा केस कंसीडर करते हैं जिसमें A का कॉन्सेंट्रेशन फिर से 1 मोल्स पर लीटर लेते हैं एट टाइम t इक्वल टू 0। concentration of A is 1 m and B is 0। और इस केस में हम कंसीडर करते हैं कि इक्विलिब्रियम ऐसे टाइम पे अचीव हुआ है जब 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। तो एट टाइम इज t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम हमारे पास जो A का कॉन्सेंट्रेशन बचा है वो 0.5 m बचा है। m मींस मोलरिटी, मोल्स पर लीटर। तो 0.5 m बचा है और B का भी कॉन्सेंट्रेशन 0.5 m है। हम एक तीसरा केस कंसीडर करते हैं जब जिस केस में इक्विलिब्रियम ऐसे टाइम पे अचीव हुआ है जब A 80% रिएक्ट कर चुका है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 80% कन्वर्ट हो चुका है। अगेन इस केस में हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर A का कंसीडर करते हैं। तो टाइम t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे A जो हमारे पास बचा है वो 0.2 मोल्स पर लीटर बचेगा और B जो है हमारे पास 0.8 मोल्स पर लीटर रहेगा। अब हम इन तीनों केस को अगर ग्राफ पे ड्रॉ करें तो पहला केस का ग्राफ अगर हम देखते हैं, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, y एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और x एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो और हम इसको कैलिब्रेट करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं 0.2, 0.6, 0.8, 1। एक हम रफ ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये मोल्स पर लीटर है कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट। तो फर्स्ट केस में A की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 0.8 मोल्स पर लीटर है और B की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोल्स पर लीटर है। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। कॉन्सेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं। सो दिस इज फॉर ग्राफ फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A with respect to time and this is for B। इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस केस में A और B के कॉन्सेंट्रेशन का जो ग्राफ है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब हम दूसरा केस देखते हैं जहाँ पे हमारे पास दोनों 0.5 मोल्स है। तो इसको अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करें तो ये 0.2,
concentration on y-axis and time on x-axis. So A concentration increase होकर 0.5 मोल्स पर लीटर हो गया है और A के लिए concentration डिक्रीज होकर 0.5 मोल्स पर लीटर हो गया. So this graph is for concentration of A and this is for concentration of B and this is T equilibrium. So time at which equilibrium is established is T equilibrium. हम थर्ड केस के लिए ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास एक तीसरा ग्राफ आएगा जो इन दोनों से डिफरेंट होगा. concentration on y axis and time on x axis. तो यहाँ पे 0.2 0.4 unit of concentration will be always be moles per liter here. So concentration of A in this case is 0.2. So like concentration of A has decreased and it has become 0.2. So in third case we see that concentration of A is 0.2 moles per liter. So it has decreased from 1 mole to 0.2 moles per liter and concentration of B जो है वो 0 से बढ़ के 0.8 मोल्स तक गया है, मोल्स पर लीटर तक गया है. तो हम B के लिए ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो B में जो at T equilibrium the concentration becomes 0.8 moles per liter which remains constant. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस पॉइंट पे A और B के कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेकिन सिस्टम इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में नहीं है. सो द सिस्टम may achieve equilibrium at any time, like when 50% of A has changed to B or more than 50% of A has changed to B or less than 50% of A has changed to B. Now we see some features of chemical equilibrium. So for chemical equilibrium to be established, the reaction must be reversible. रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं कर सकते. इसके अलावा जो रिएक्शन है वो क्लोज्ड कंटेनर में कैरी आउट होना चाहिए. द रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट इन क्लोज्ड कंटेनर, अदरवाइज सम ऑफ द रिएक्टेंट्स में बी लॉस्ट. तो उस केस में इक्विलिब्रियम अचीव करना मुश्किल होगा. जैसे हम डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 को कंसिडर करें तो अगर डिकम्पोजिशन CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस. तो अगर हम क्लोज कंटेनर में कैरी आउट नहीं करें तो CO2 गैस लूज हो जाएगा. तो अगर CO2 गैस रहेगा ही नहीं तो CaO किसके साथ कंबाइन करके वापस CaCO3 बनाएगा. इसलिए जो रिएक्शन है वो क्लोज्ड कंटेनर में होना चाहिए. तीसरा है कि the equilibrium can be established from either of the reactions. जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था A और B का. तो अगर हम A से शुरू करें तो भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा और अगर हम B से शुरू करें तो भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा. जैसे अगर हम B से शुरू करते हैं तो B से शुरू करने से पहले ये रिएक्ट करके A फॉर्म करेगा और A जैसे ही बिल्डअप होने लगेगा तो A वापस रिएक्ट करके B फॉर्म करेगा. तो हम रिएक्टेंट से शुरू करें या फिर प्रोडक्ट से शुरू करें, इक्विलिब्रियम दोनों ही केस में एस्टैब्लिश होगा. तीसरा ये है, इसके बाद ये है कि इक्विलिब्रियम इस केस में दोनों ही केस में एस्टैब्लिश होगा. और कैटलिस्ट अगर हम रिएक्शन में यूज करते हैं तो कैटलिस्ट जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है. कैटलिस्ट जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को कम टाइम में अचीव करने में मदद करता है क्योंकि कैटलिस्ट
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली इंक्रीज करता है। इसके अलावा जो फ्री एनर्जी चेंज है एट इक्विलिब्रियम is 0. Delta G, which is a thermodynamic property, delta G is equal to 0 for equilibrium. इसके अलावा क्या है कि इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद भी जो रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन ये दोनों होते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। सो इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। ठीक है, और इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है ये हम कैसे जानेंगे? तो हम when measurable properties like color, pressure, concentration, temperature, refractive index, etc. become constant, then we know that equilibrium has been achieved. Equilibrium को alter किया जा सकता है। Equilibrium can be altered by using stresses like change in pressure, change in volume, change in temperature, change in concentration, etc. So this is all about the features of chemical equilibrium. Thank you.